नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस क्लास में हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, राज व्यवस्था और संविधान को देख रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल 20, 21 व आगे की यात्रा को देखेंगे। इसके पिछली वाली क्लास में हमने आपको आर्टिकल 19 को कल डिटेल एनालिसिस हमने आपको बताया था, कंप्लीट हो गया था। तो हम जो दूसरा वाला इसी में यानी मूल अधिकार, और मूल अधिकार के अंतर्गत किसको हम कर रहे हैं? मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हमने क्या कहा था कि मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 इसकी बात कर रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जो ये मूल अधिकार है इनका भाग 3 में उल्लेख किया गया। बार बार इसलिए यहाँ आपको लिख रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। इसी को किस नाम से जाना जाता? फंडामेंटल राइट्स। इसी को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। और इसका उल्लेख भाग 3 में है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 इसी का एक सब कंपोनेंट है। इसी का क्या है? एक सब कंपोनेंट है जिसे किस नाम से जाना जाता? जिसे यानी स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाना जाता। स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये कितने अनुच्छेद दिए गए? तो स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 19 है। स्वतंत्रता के लिए एक अनुच्छेद कौन सा है? 20 है। स्वतंत्रता के लिए एक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। और सबसे लास्ट में एक अनुच्छेद कौन सा है? 22 है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए कितने? संविधान में हम देखेंगे तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 से 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो स्वतंत्रता से संबंधित हैं। इनमें से हमने जो अनुच्छेद 19 है इसके संबंध में कल चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो डिस्कशन होगा ये अनुच्छेद 20 को करेंगे, 21 को करेंगे, 22 को करेंगे। यानी स्वतंत्रता वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं अनुच्छेद 20 की ओर। अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही किसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 20 का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 20 को 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 20 को 3 भागों में बांटा गया। पहले ये क्लियर कर लीजिए, अनुच्छेद 20 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद अगला कौन सा है? अनुच्छेद 20 का सेकेंड पार्ट। और अगला कौन सा है? तो अगला है अनुच्छेद 20 का अनुच्छेद 20 का तीसरा वाला पार्ट। यानी जो अनुच्छेद 20 है इसके 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो हम पहला जो अनुच्छेद 20 का पहला हिस्सा है कि इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 20 का पहला हिस्सा कहा गया कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस समय लागू विधि या कानून का उसने उल्लंघन ना किया हो। 20 क्या कहता है कि कोई 20(1) क्या कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा
कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। यानी सीधा अनुच्छेद 20(1) में क्या कहा गया कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस समय लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पार्क में टहल रहा था, लेकिन टहलने के समय क्या किया कि वो पार्क में केवल टहल रहा है, उसके द्वारा कोई ऐसा गतिविधि नहीं की जाती है कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कानून जो टहलने के लिए आज़ादी दी गई है उसका पालन कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोषी आप तब होगे जब कानून का उल्लंघन करोगे। जैसे कानून क्या है? कानून है कि जब भी आप बाइक चलाएं, ड्राइव करें, हेलमेट और बेल्ट बांध कर चलें। अगर आप ड्राइव करते हैं, हेलमेट और बेल्ट नहीं बांधते हैं, यानी कार से ड्राइव कर रहे हैं तो बेल्ट बांधे, बाइक से चल रहे हैं तो क्या बाइक से चल रहे हैं हेलमेट पहने। अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं और ऐसे में क्या किया जाता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कानून बनाया गया, कानून लागू था कि जब भी आप ड्राइव करें तो किससे, यानी जब भी ड्राइव करें तो बेल्ट और हेलमेट पहनकर ही चलें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो कानून लागू है उसका उल्लंघन कर दिया, इसलिए आप क्या हो जाएंगे? दोषी के पात्र हो जाएंगे। आप अपराध किए हैं तो इसमें ऐसी कंडीशन में आपको क्या किया जा सकता? दंडित किया जा सकता है। तो हमने पहला पार्ट क्या कहा, ये शायद समझ में आ चुका होगा कि किसी भी व्यक्ति पर तब तक कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो, तब तक इसे बिना मतलब के दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो पहला पॉइंट 20(1) कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। और कानून का मतलब हुआ, आपको बताई दिए हैं कि कानून क्या है, इस पे काफी चर्चा अनुच्छेद 14 वाले में की जा चुकी है। तो उसको भी आप जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि वो पीछे वाले वीडियो भी देख लीजिएगा। अब अनुच्छेद 20(2) पे आते हैं। 20(2) में क्या कहा गया? देखो, आपने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। आपने चोरी किया तो आपको पकड़ लिया गया, पुलिस ने आपको पकड़ ली। एक बार पुलिस पकड़ ली गई, आपके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा के बाद मान लो कि 6 महीने की जेल हुई, आप जेल गए, जेल की सजा काट के लौटे ही थे, फिर उसी अपराध, जो पहला अपराध आप किए थे, उसी के आधार पे आपको पुलिस आती है और फिर से क्या है, यानी गिरफ्तार करती है। साथ में आपके ऊपर फिर से केस चलता है, यानी कहाँ, कोर्ट में केस चलता है, और फिर से आपको 6 महीने की सजा होती है। तो यहाँ पर यानी ये 20(2), यहाँ 2 आ रहा, तो 2 से आपको रिलेट करिए कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जा सकता है। अभियोजित का मतलब हुआ कि कोर्ट के सामने, कोर्ट के द्वारा उसे बुलाया जाना और उस पर फिर क्या करना, यानी केस मुकदमा चलना, ये अभियोजन कहलाता है। और साथ में दूसरा, यानी अभियोजन के साथ साथ हमने दूसरा पॉइंट अभी आपके जिक्र किया, पनिशमेंट या दंड देना। तो हमने कहा कि उसको पनिशमेंट भी दोबारा नहीं दिया जा सकता। यहां
अपराध के लिए हमने क्या कहा, यानी जो उसके द्वारा अपराध किया गया, एक बार अगर सजा उसने काट लिया है तो दोबारा उसे ना तो अभियोजित किया जा सकता और न ही किसी भी प्रकार का कोई दंड दिया जा सकता है। तो यहां 20(2) में क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार यानी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जा सकता है, यानी कोर्ट के द्वारा मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, अभियोजित किया जा सकता है और ना ही दंडित और ना ही उसे क्या किया जा सकता है, और ना ही उसे दंडित किया जा सकता है। ये किसमें बात की गई है, यानी अनुच्छेद 20(2) में। तो अभी तक आप लोग अनुच्छेद 20 का फर्स्ट यानी 20 क्लाज 1 और 20 क्लाज 2 दोनों को समझ चुके हैं। हमने 20 क्लाज 1 में क्या कहा कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा जो कानून लागू है उस समय तत्काल रूप से कानून जो लागू है उसका उल्लंघन न किया हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, दूसरा पॉइंट हमने कहा कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जा सकता है और ना ही सजा उसे दी जा सकती है, यानी और ना ही उसे दंडित किया जा सकता है, और ना ही उसे क्या किया जा सकता, दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 20(3) है। 20(3) क्या कहता है। अब देखो भाई, आप बहुत पावरफुल हैं, आप किसी का मर्डर कर रहे थे, एक व्यक्ति जो आपके गांव का ही गरीब है वो आपको मर्डर करते हुए देख लिया। अब आप देख लिया तो आपको शक है कि आपके राज खोल देगा, आपको क्या करेगा, आपके विरुद्ध गवाही दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना गन तो बंदूक लेके पहुंच गए और उससे ये प्रेशर जबरदस्ती डाल रहे हैं कि आपके विरुद्ध वो गवाही न दे। दूसरा, जबरदस्ती जो अन्य लोग हैं, आपने मर्डर भी किया है और साथ में अन्य लोगों का जो कमजोर है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है A to Z, उनसे जबरदस्ती क्या कह रहे हैं कि अपने पक्ष में कि आप लोग कहिए कि हम अपराध नहीं किए हैं, यानी क्या अपने पक्ष में गवाही देने के लिए उनको बाध्य कर रहे हैं। अगर ऐसे हथकंडे का सहारा आप लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 20(3) का आप क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। अनुच्छेद 20(3) का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 20(3) में सीधे मना किया गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20(3) में क्या लिखिएगा, अनुच्छेद 20(3) को यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में क्या गवाही, अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके अनुच्छेद 20 को लेकर के यानी जो प्रोविजन किए गए हैं उसको हमने क्या किया, आपके सामने चर्चा किया। यानी 20 बिल्कुल क्लियर
हो चुका होगा। यानी अनुच्छेद 20 का हमने कहा इसके कितने पार्ट हैं, तो अनुच्छेद 20 के 3 पार्ट हैं। अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और अनुच्छेद 20(3), 3 ये प्रमुख भागों में बटा हुआ। 20(1) क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो, लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। तो ये पहला पार्ट। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, एक बार अपराध किया तो सजा केवल कितनी, एक बार मिलेगी। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जा सकता है, यानी उसमें ना तो केस चलाया जा सकता है और न ही उसको पनिशमेंट किया जा सकता है, यानी दंड दिया जा सकता है। यह अनुच्छेद 20(2) कहता है। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये प्रोविजन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 20(1), 20(2) और 20(3) में ये प्रोविजन किया गया है। अब आइए अगला। तो ये कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला चलते हैं। अगला देखते हैं, यानी अनुच्छेद 21। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। क्या की गई है? आपके प्राण और दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो आइए अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया उसको हम समझते हैं। क्या अनुच्छेद 21 में कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय यानी किसी भी व्यक्ति को यहां व्यक्ति शब्द प्रयोग किया गया है। किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन शब्द प्रयोग किया गया। किसी भी व्यक्ति को किससे वंचित नहीं किया जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी संसद चाहे तो कानून बना करके, यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? तो हमने क्या कहा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसी को क्या कहा जाता? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इसे कहां से लिया गया? इसे जापान के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? इसे जापान के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से लिया गया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हुआ कि संसद चाहे तो कानून बनाकर, पहले कानून बनाएगी और कानून बना करके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मोदी सरकार या योगी सरकार फरमान जारी करे कि फला फला व्यक्ति ने ये अपराध किया है इसलिए इनको मृत्युदंड दिया जाता है, यानी इनकी जान ली जाती है, ऐसा कोई फरमान आता है और संसद ने इस संदर्भ में कोई भी कानून नहीं बनाया है, तो ऐसे में क्या होगा? यानी ये क्या होगा? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जिस व्यक्ति को जान ली जा रही है वो सीधे कहां जा सकता? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां पर यानी फांसी भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या कहा कि इसके संदर्भ में किसके द्वारा, यहां किसको ऑथराइज किया गया? यहां कहा गया संसद के द्वारा। कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद के द्वारा कानून बना करके आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। तो इस संदर्भ में कानून कौन बनाएगी? यानी पार्लियामेंट बनाएगी। अब बात यहां आई अनुच्छेद 21 को लेकर के, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को लेकर के बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इसका आगे चल करके क्या किया? विस्तार किया। तो आगे उसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले मामला क्या है? यानी ये मामला 1950 का है। अब यहां हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच क्या था। मामला कब का है? 1950 का है। और 1950 का है तो इसी को AK गोपालन केस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? AK गोपालन केस। AK गोपालन केस। AK गोपालन केस के रूप में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने यह तय करना था कि अनुच्छेद 21 का अर्थ क्या है, यानी 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 1950 के AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या की? इसकी बहुत ही नैरो व्याख्या की। बहुत ही नैरो का मतलब हुआ बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की। इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? इसकी बहुत ही, मिट गया, फिर से लिख दे रहे हैं, हमने कहा अनुच्छेद 21 को लेकर के मामला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो इसी को किस नाम से जाना जाता? AK गोपालन केस। AK गोपालन केस। AK गोपालन केस में हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया? यानी नैरो व्याख्या की गई अनुच्छेद 21 की, संकीर्ण व्याख्या की गई, संकीर्ण व्याख्या की गई। और संकीर्ण व्याख्या का मतलब हुआ नैरो एक्सप्लेनेशन किया गया। इसमें कहा गया कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया गया है, इसमें क्या शामिल होता है? केवल शारीरिक सुरक्षा शामिल है। केवल शारीरिक सुरक्षा शामिल है, यानी व्यक्ति अपनी शरीर, अगर उसके शारीरिक रूप से किसी प्रकार की चोट पहुंचती है तभी संरक्षण उसको आर्टिकल 21 में दिया गया। ये नहीं कि किसी ने किसको क्या कर दिया, किसी को गाली दे दी या किसी के द्वारा कुछ ऐसा संकेत किया गया जिससे कि दूसरे को यानी क्या हुआ, अंदर से क्या ठेस पहुंची, तो कहा कि ये इसमें शामिल नहीं होता है। कुल मिलाकर के आगे एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा कि केवल जीवन जीने का मतलब इतने नहीं होता है,
कि आपके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई चोट या हमला या प्रहार न किया जाए। ये अभी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट क्या अनुच्छेद 21 की AK गोपालन केस जो 1950 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो उसमें कहा और बिल्कुल ये नैरो व्याख्या की, कहा कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब आपकी शारीरिक सुरक्षा से है। जब तक आपके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा तब तक 21 का क्या है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी इसमें क्या कहा गया, शारीरिक सुरक्षा की बात की गई। लेकिन ये बात आती है इसी के बाद ये बात कब की है, तो इसी के बाद 1978 में एक मामला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। यानी इसी को मेनका गांधी वाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, मेनका गांधी वाद के नाम से जाना जाता है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसकी मामला क्या था ये समझ लीजिए। मेनका गांधी विदेश जा रही थी, लेकिन इनके विदेश जाने को रद्द कर दिया गया, अनुमति नहीं दी गई। तो ऐसे में क्या हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जो अपना 1950 में AK गोपालन केस में अपनी जो व्याख्या दी थी, उसको क्या किया, विस्तार दिया। यहां पर अनुच्छेद 21 की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 21 की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या की गई, विस्तृत व्याख्या की गई। क्या की गई, विस्तृत व्याख्या की गई। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि जीवन जीने में केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं शामिल है, बल्कि अगर किसी को आत्मिक रूप से उसकी आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई ठेस पहुंचता है, कोई अंदर से उसको कोई क्या पहुंचता है, कोई ठेस पहुंचता है, तो वो भी इसमें शामिल होगा। यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो 1978 में मेनका गांधी केस में दिया, ये गरिमामय जीवन को स्थापित किया। गरिमामय जीवन का मतलब हुआ कि डिग्निफाइड लाइफ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 के मेनका गांधी केस में गरिमामय जीवन को क्या किया गया, लाया गया। गरिमामय जीवन का मतलब हुआ कि आदमी की शारीरिक आवश्यकता के साथ साथ अगर उसकी बौद्धिक संतुष्टि नहीं मिलती है, या उसकी अंदर की जो अंतरात्मा है उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरीके से अगर उस पर चोट की जाती है, ठेस पहुंचाई जाती है, तो उसे भी इसी आर्टिकल 21 का भाग माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 21 में इन्होंने क्या किया, गरिमामय जीवन को स्थापित कर दिया। यानी गरिमामय जीवन को स्थापित कर दिया। और इसी में जो पहले से आ रहा था, यानी अमेरिका में कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका में कौन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसी को विधि की नियत प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। विधि की नियत प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इसमें क्या कर दिया, लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 में जो अनुच्छेद 21 था, इसका विस्तार किया गया। इसमें गरिमामय जीवन को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया और कहा गया कि व्यक्ति की केवल शारीरिक जरूरत तक ही अनुच्छेद 21 शामिल नहीं है, बल्कि शारीरिक आवश्यकता के अलावा उसकी जो अन्य आवश्यकताएं हैं, या उसकी अंतरात्मा की आवाज को या बौद्धिक रूप से किसी भी तरीके से उसको ठेस पहुंचाई जाती है, तो वो भी क्या होगा, अनुच्छेद 21 का क्या होगा, पार्ट होगा, 21 का पार्ट होगा। इसी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये विधि की नियत प्रक्रिया, यानी कोई कानून बना है,
ये भी समझ लीजिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि केवल जो संसद ने कोई कानून बनाया है उस कानून के एक एक क्लाज को, एक एक पॉइंट को उसका क्या किया जाए, उसका गहन अध्ययन किया जाए और ये देखने की कोशिश की जाए कि इससे किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है वो आहत तो नहीं होती, उससे नुकसान तो नहीं पहुंचता। अगर नुकसान पहुंचता है तो जो उसमें क्लाज नुकसान पहुंचा रहा उसको खत्म कर दिया जाए, उसके लिए कानून भले ही क्या हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी को विधि की नियत प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जो कहां यूएसए में लागू था। कुल मिलाकर के 1978 में 78 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो समय समय पर डिसीजन दिए हैं उसमें इसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लागू किया है। तो आपसे अलग से भी पूछा जा सकता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कब आता है। अब अनुच्छेद 21 क्या इतना ही है? गरिमामय जीवन में अब यहाँ गरिमामय जीवन सुप्रीम कोर्ट ने जब ला दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि गरिमामय जीवन में क्या क्या आता है। गरिमामय जीवन में क्या क्या आता है तो ध्यान दीजिएगा, जब ये मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचते गए तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिसीजन देती रही है। अनुच्छेद 21 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इसकी विस्तृत व्याख्या की है और कुछ केस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक मामला 1986 में, एक मामला 1986 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कब पहुंचता? सुप्रीम कोर्ट 1986 में पहुंचता है और यह मामला जो है इसी को पेवमेंट डोयलर्स केस के नाम से जाना जाता है। पेवमेंट डोयलर्स, पेवमेंट डोयलर केस के नाम से जाना जाता। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपका अनुच्छेद 21 है, 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया क्या कि आजीविका का अधिकार भी शामिल है। आजीविका का अधिकार, इसी को क्या कहा जाता? राइट टू लाइवलीहुड। इसी को राइट टू लाइवलीहुड के नाम से जाना जाता। यानी जो अनुच्छेद 21 है इसमें क्या शामिल है? आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड एक क्वेश्चन अलग से पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में राइट टू लाइवलीहुड को यानी क्या किया, प्रस्तुत किया। तो ये केस आपके सामने लिखा है, पेवमेंट डोयलर्स केस 1986 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कहा गया कि आजीविका, आजीविका का मतलब हुआ कि रोटी कपड़ा मकान, जो 3 चीजें आदमी की यानी बेसिक नीड होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, तो ये क्या पूर्ण यानी आपको मिलती रहे और आपकी आजीविका चलती रहे। आजीविका का मतलब हुआ जीवन यापन करने के लिए जो आप कोई उद्यम करते हो या कोई बिजनेस करते हो या कोई अन्य धंधा करते हो तो उसको क्या होगा, उसको किसी भी प्रकार से नष्ट करने की कोशिश की जाती है या चोट उस पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। तो आजीविका का मतलब हुआ कि जिससे आपका जीवन संकट की स्थिति में आ जाए और आगे आप अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से गरिमामय तरीके से न कर पाए, तो ये भी जो आजीविका का अधिकार है इसे मान लिया गया। कब? 1986 में, 1986 में इसे अनुच्छेद 21 का पार्ट माना गया और कहा गया ये 21 का अभिन्न अंग है। इसी के दौरान और कई मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक डिसीजन देता रहा है। एक मामला 1985 का है। 1985 का मामला ये याद करिए, यानी कि जो आपको पता होगा कि भोपाल गैस त्रासदी घटित हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से भोपाल गैस त्रासदी होती है जिसमें बहुत ज्यादा भारतीय लोग मारे जाते हैं, मौत का क्या बनते हैं,
मौत का शिकार होते हैं। अब ऐसे में ये मामला एमसी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था 1985 में, ध्यान रखिएगा, एमसी मेहता केस के नाम से जाना जाता है। एमसी मेहता केस मामला सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गहन जांच पड़ताल की जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है जो अनुच्छेद 21 है, 21 अनुच्छेद 21 में जो गरिमामय जीवन है, गरिमामय जीवन, गरिमामय जीवन, इस गरिमामय जीवन में आप जहां रह रहे हो वहां आसपास का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो क्या होना चाहिए, क्लीन एंड नीट होना चाहिए, स्वच्छ व सुथरा होना चाहिए। यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मानव का जीवन, अगर आप कोई क्या धुआं, मान लो गांव में या आप देखते हो शहरों में बहुत सारे लोग क्या तानाशाही करते हैं, कूड़ा कचरा जो होता है या अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें आग लगा देते हैं और उसका धुआं अगल बगल के जो अन्य घर हैं लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ऐसा कोई काम कर रहा तो सीधे उसको बताइए कि हमारे मौलिक अधिकार का आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। हम आपके खिलाफ सीधे केस सुप्रीम कोर्ट में ठोक सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ केवल ये आपका धुएं फैलाना नहीं हुआ, अन्य कोई यानी गंदा पानी फैला रखा है या पानी का जमाव इकट्ठा कर रखा जिससे इन्वायरमेंट वहां मच्छर पैदा हो रहे हैं, यानी कुल मिला के इन्वायरमेंट को क्या हो रहा, नुकसान हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है जिससे कि आसपास के अन्य लोगों का जीवन संकटमय हो जाता है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 21 का वो व्यक्ति क्या कर रहा, उल्लंघन। तो एमसी मेहता केस में क्या कहा गया कि गरिमामय जीवन में क्या आएगा, स्वच्छ एवं सुथरा, स्वच्छ एवं सुथरा पर्यावरण, स्वच्छ एवं सुथरा पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का स्वच्छ एवं सुथरा पर्यावरण का अधिकार, ये किसका पार्ट है, ये माना गया कि ये अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। तो व्यक्ति को केवल शुद्ध खाना पीना ही नहीं मिलना चाहिए, यानी खाना कपड़ा मकान ही नहीं, बल्कि स्वच्छ पानी भी हो, स्वच्छ जहां रह रहा उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर वहां पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवांछित सामग्री को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है या उसको ऐसे फेंक दिया जाता है कूड़ा कचरा को जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता, क्योंकि ऐसे में अनुच्छेद 21 का वो उल्लंघन कर रहा होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो ये पूछा जाए कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में दिया गया, तो ये केस याद रखिएगा 1985 का मेहता केस, एमसी मेहता केस। कौन सा केस है, 1985 का एमसी मेहता केस, 1985 का एमसी मेहता केस में क्या किया गया, इसे प्रस्तुत किया गया था। अगले पे आइए, आप कहेंगे क्या क्या जो अनुच्छेद 21 है इतना ही है, जी नहीं, अभी सुनते जाइए, एक के बाद एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते गए। अब जब गरिमामय जीवन इसमें लिख दिया गया तो चूंकि डिग्निफाइड लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको कहीं पर परिभाषित नहीं किया है, कहीं पर क्या किया, कहीं पर परिभाषित नहीं किया है। तो ऐसे में अगला एक मामला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और इसी जो सुप्रीम कोर्ट अगला मामला पहुंचा इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को PUCL लिख दे रहे हैं। ये मामला 1997 का है। कब का है ये मामला, 1997 का है। इसी को PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL की फुल फॉर्म लिख लीजिए, पीपुल्स यूनियन सिविल लिबर्टी, पीपुल्स
यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी। पीयूसीएल एक क्या होता है, एक एनजीओ के रूप में काम कर रहा होता है और इसी के द्वारा 1997 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाता है। और पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या स्थापित किया गया, तो राइट टू प्राइवेसी, यानी इसमें राइट टू प्राइवेसी का मतलब हुआ निजता का अधिकार। निजता का अधिकार अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से बिना पूछे, बिना अनुमति के उसका जो पर्सनल डेटा है, यानी व्यक्तिगत कोई डेटा है, उसमें सेंधमारी की जाती है, जैसे उसके फोटो हो गए या पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन हो गया, बिना उससे पूछे हुए चोरी करने की कोशिश की जाती है, या उस जानकारी को लेकर के किसी भी यानी लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में या फिर फेसबुक सोशल साइट पे शेयर कर दिया जाता है, तो ऐसे में या किसी भी तरीके से उससे बिना बताए हुए उसकी वीडियो गुप्त रूप से उसकी वीडियो शूटिंग की जाती है, तो अगर ऐसा कोई भी कारनामा किया जाता है तो उस व्यक्ति का क्या हो रहा, निजता का उल्लंघन हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा है। और ऐसे में जिस व्यक्ति ने राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ जिस व्यक्ति का ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसके खिलाफ क्या है, यानी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये राइट टू प्राइवेसी केस सबसे पहले 1997 में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन वहां इसको बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको क्या किया गया, स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन इसी के संदर्भ में एक और केस आएगा, यानी ये केस कब का आएगा, तो ये पुट्टा स्वामी केस के नाम से आप जानते हो, ये 2017 में केस आएगा। कब आएगा, 2017 में। यही मामला जो यहां दोनों को रिलेट करके बता रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट आएगा 2017 में। जो 2017 में केस सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पहुंचता है, और अब जो ये केस पहुंचा इसको आप बिल्कुल इसको हाईलाइट अभी भी कर दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पुट्टा स्वामी केस, ये केस किस नाम से जाना गया, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में आपके क्या है, पूछा जा चुका है, यानी पुट्टा स्वामी केस, इसको हाईलाइट कर दिए हैं। तो ये 2017 में यही मामला फिर से कहां पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कहां पहुंचता, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया अधिकार है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति का उससे सहमति लिए बिना किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यानी चुराने की कोशिश की जाए, या उसको सार्वजनिक मंचों पर सोशल साइट पे शेयर करने की कोशिश की जाए, ये भी सीधे मनाही की गई है। तो ये आपका 2017 का पुट्टा स्वामी केस में सीधे बता दिया गया, क्या बता दिया गया कि जो निजता का अधिकार है या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, यानी 21 का इसका अभिन्न अंग है। इसी के बाद कुछ और मामले आए, उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का अधिकार आप देखते हो, ये शिक्षा का अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार पहले अनुच्छेद 21 का ही भाग माना गया था
किसका भाग माना गया था? अनुच्छेद 21 का भाग माना गया था। इसके संदर्भ में एक केस उन्नी कृष्णन केस से ध्यान रखिएगा। उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुच्छेद 21 है, इसमें शिक्षा का अधिकार को भी सबसे पहले मौलिक अधिकार के रूप में माना गया था। और यही शिक्षा का अधिकार जब आगे चल करके 86वां संविधान संशोधन होगा, कौन सा? 86, 86वां संविधान संशोधन होगा यानी 2002 में, तो इसी को एक अलग से अनुच्छेद इसके लिए शामिल कर दिया जाएगा, अनुच्छेद 21A। और 21A में इसे क्या कर दिया जाएगा? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। किस रूप में? मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया कर दिया जाएगा? मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का पार्ट माना गया था। इसके बाद अन्य मामले भी आते हैं, तो अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामला है, ध्यान दीजिएगा, यानी चमेली सिंह वर्सेज यूपी। एक मामला और है, ध्यान रखिएगा, चमेली सिंह वर्सेज यूपी। इस चमेली सिंह के केस में देखो, कोई व्यक्ति जिसके पास बेसहारा है, कोई घर नहीं है, कोई रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे में आश्रय पाने का, रुकने का रैन बसेरों में उसे रुकने से किसी भी व्यक्ति के द्वारा मना नहीं किया जा सकता। यानी आश्रय पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार ये किसका पार्ट है? अनुच्छेद 21 का। चमेली सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, चमेली सिंह वर्सेज यूपी केस में, चमेली सिंह वर्सेज यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का ही भाग माना है कि राइट टू शेल्टर, इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को राइट टू शेल्टर के नाम से जाना जाता है। तो राइट टू शेल्टर जो है, आश्रय पाने का जो अधिकार है, यह चमेली सिंह वर्सेज यूपी केस में साफ साफ कहा गया। ये किसका पार्ट है? तो ये अनुच्छेद 21 का पार्ट है। किसका पार्ट है? अनुच्छेद 21 का ये पार्ट है। इसी के बाद फिर एक मामला और आता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? परमानंदा कटारा वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परमानंदा कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला कब का है? ये मामला है 1989। परमानंदा कटारा वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुच्छेद 21 है, उसकी व्याख्या करते हुए क्या कहा जाता है कि राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, ये भी किसका पार्ट है? यानी स्वास्थ्य का अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य होगा
राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उसके द्वारा क्या है, यानी किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित न किया जाए। अगर उसके स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित किया जाता है या उसको किसी भी प्रकार से मेडिकल सहायता देने से मना किया जाता है, मेडिकल सहायता देने से मना किया जाता, तो साफ साफ परमानंद कटारा केस जो 1989 का है, कब का है, 1989 का है। 1989 के परमानंद कटारा केस में, कौन किस केस में, 1989 के परमानंद कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे सीधे ये स्पष्ट कर दिया गया, यानी क्लियर कर दिया गया है कि जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यानी स्वास्थ्य का अधिकार और मेडिकल सहायता पाने का अधिकार भी ये किसका है, अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो ये अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट का जो अधिकार है ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का भाग माना है, तो यह कौन सा केस है, परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। इसके बाद एक और मामला 1980 में पहुंचता है, और 1980 में ध्यान दीजिएगा एक मामला और पहुंचता है, कब, 1980 में, कब पहुंचता है भाई, 1980 में, ये 1980 में है। 1980 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिक्कत क्या होती है, जो समाज के हाशिए पर हैं, वंचित हैं, डेप्रीवेटेड ग्रुप्स से संबंधित हैं, जिनको इतनी भी उनके पास पैसे नहीं है कि वह कोर्ट की मोटी मोटी वकीलों की रकम को चुका सके, तो ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता है या कर्तव्य बनता है कि उनके लिए सरकारी वकील फ्री में निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, जैसे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सरकार उपलब्ध करवाती है, वैसे ही कहा गया कि उनको निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड उपलब्ध करवाना भी क्या होगा, ये अनुच्छेद 21 का जीवन एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाग माना जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाग माना जाएगा। तो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड, इसी को क्या कहा जाता है कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता सहायता का अधिकार, सहायता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 21 का क्या माना गया, अंग माना गया है। इसे अनुच्छेद 21 का क्या माना गया, अंग माना गया है। तो ये अब आप सरकार से ये डिमांड कर सकते हो, अगर आप गरीब हो, वंचित हो, तो ऐसे में सरकार आपका जितना भी यानी लीगल सहायता होगी, विधिक सहायता होगी, कानूनी सहायता होगी, वो सभी कानूनी सहायता किसके द्वारा आपको प्रदान की जाएगी, सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, सरकार के द्वारा आपको कानूनी सहायता प्रदान कराई जाएगी। जब ये 1980 में केस आ गया तो आपको ध्यान दीजिएगा कि एक आर्टिकल भी आप सुने होंगे 39 ये डीपीएसपी, इसमें ऑलरेडी 1939 में ये कहा गया था कि ये राज्य का क्या है, दायित्व है कि वह क्या करे, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। जो समाज के गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, उनको निःशुल्क विधिक सहायता, उनको निःशुल्क विधिक सहायता
क्या करवाए, राज्य का यह दायित्व है कि उपलब्ध करवाए। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो 39A है, इसे पूछा जाए किस संविधान संशोधन से, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। और इसी के बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का क्या मान लिया, अभिन्न अंग मान लिया, कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, किसी भी गरीब को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने से मना करती है या उसे वंचित करती है, तो उसके खिलाफ वह व्यक्ति सीधे कहां जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 का उसका क्या हो रहा, उल्लंघन। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के आगे अगला चलते हैं, यानी अगला है, एक और केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जिसे हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा, अगला एक केस समझिएगा, हुसैन आरा खातून वर्सेज, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा वर्सेज, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। आप कहेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि जब भी मामला कोई कोर्ट केस पहुंचता है तो उसको डिसीजन आने में मिनिमम 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं। कुल मिलाकर के जो ट्रायल चल रहा होता है वो बहुत धीमी गति से होता। तो जो इस मामले कहा गया कि जो न्यायपालिका की विलंबित कार्य प्रणाली है उसमें तेजी लाई जानी चाहिए, और जो अपराधियों की केस हैं उन्हें क्या है, यानी जो अपराधियों की केस हैं, जघन्य अपराधियों की केस, उनको स्पीडी ट्रायल बहुत तेजी से क्या है अलग से, इसके लिए अगर लगता है कोर्ट के पास संसाधन की कमी है तो इसके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का जो कॉन्सेप्ट आया है यहीं से निकलता है। तो ये मामला इस केस में कहा गया, हुसैन आरा खातून केस वर्सेज बिहार ऑफ स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। इसी को क्या बोलते हैं, राइट टू स्पीडी, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल ये किस केस में, तो ये केस हमने आपको बता दिया, हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार केस में ये क्या माना गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आने में बहुत समय लगता है, इसमें सुनवाई जल्दी जल्दी होनी चाहिए और मामले को जल्दी से क्या होना चाहिए, निपटाया जाना चाहिए, निपटाया जाना चाहिए। इसी को तेजी से मामले को निपटाया जाना, इसी को स्पीडी ट्रायल के नाम से जाना जाता है। तो स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 का ये भाग माना गया। किसका ये माना गया, ये अनुच्छेद 21 का अभिन्न रूप से अंग माना गया है, अभिन्न रूप से अंग माना गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कई केसेज में क्या किए हैं, जो अनुच्छेद 21 है इस पे डिसीजन दिया। इसमें एक केस बाबा रामदेव का भी है, रामदेव केस, बाबा रामदेव केस। बाबा रामदेव केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो बाबा रामदेव केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार किसका, अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है।
नींद लेने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया। अब इसका मतलब समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपका भले ही क्यों ना कितना फास्ट या क्लोज दोस्त क्यों ना हो, अगर वो सो रहा है और उसको आप जाते हो, उसको जगा देते हो, उसकी निद्रा भंग करते हो, और ऐसे में चाहे तो आपके खिलाफ वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी नींद लेने के अधिकार को आपने क्या कर दिया, उसमें वंचित किया, उसमें हस्तक्षेप किया। ऐसे में आपके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो अलग बात है, दोस्ती के नाते आपको कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए, यानी नींद लेने का अधिकार भी क्या है, नींद लेने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का अनिवार्य व अभिन्न अंग माना गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाबा रामदेव केस में क्या किया गया, यानी ऐसा अधिकार, ऐसा डिसीजन दिया गया है, डिसीजन दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी बाबा रामदेव केस में नींद लेने का अधिकार यानी क्या है, अनुच्छेद 21 का अंग है। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों, कोई भी आपका दोस्त हो या कोई अन्य, अगर वो निंद्रा अवस्था में है तो उसको जबरदस्ती मत जगाइए, क्योंकि आप अनुच्छेद 21 का उसके उल्लंघन कर रहे हैं, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसके बाद एक और केस है, मामला क्या है, एक हादिया केस के नाम से जाना जाता है। कौन सा केस है, हादिया केस। ये लेटेस्ट केस यही है। तो हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी क्या डिसीजन एक आता है, ये डिसीजन क्या आता है कि इस हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट यानी जो राइट टू मैरी है, शादी करने का, अपने जैसे आपका माता पिता हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई वयस्क मेल या फीमेल कैंडिडेट अपनी मनपसंद की, अपनी चॉइस से शादी करते हैं, क्या करते हैं, अपनी मनपसंद की, अपनी चॉइस की शादी कर सकते हैं, अगर इसमें कोई भी बीच में कूदने की कोशिश की तो उन दोनों की, मेल व फीमेल दोनों के अनुच्छेद 21 का क्या हो रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं। तो सीधे सीधे अब मन पसंद, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी पसंद के अनुसार अनुसार शादी करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में राइट टू प्राइवेसी और ये अपनी मनपसंद की शादी करने का अधिकार, ये दोनों यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। इसे किसका पार्ट माना गया, इसे अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया और कहा गया कि समाज के द्वारा या तथा कथित समाज के जो क्या है लोग हैं उनके द्वारा या माता पिता या भाई के द्वारा, अगर कोई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी शादी करना चाहता है अपनी मनपसंद के, अगर वो वयस्क है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को उसे रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर उस पर कोई क्या किया जा सकता, उसको मनाही की जाती है या कोई हस्तक्षेप किया जाता तो सीधे कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हादिया केस में क्लियर कर दिया है कि उसे अपनी मनपसंद शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मिला हुआ अधिकार है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, इन सबको उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख भी रहे होंगे। क्या है, लिख भी रहे होंगे। आइए आगे, इसी के आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। तो इसके अलावा जो अनुच्छेद 21 है, जो अनुच्छेद क्या है 21 है, उसका और क्या विस्तार किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी एवं वायु, स्वच्छ पानी एवं वायु का अधिकार,
ये भी क्या माना गया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। सार्वजनिक रूप से किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, सार्वजनिक रूप से फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विरुद्ध, किसी को फांसी हो रही है, नहीं कि उसका लाइव प्रसारण होगा, उसको पब्लिक प्लेस पे लटकाया जाए, तो सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये भी किसका है, अनुच्छेद 21 का पार्ट है। अनुच्छेद 21 के पार्ट में इसको भी माना गया है, माना गया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति शांत तरीके से, शांत पूर्ण रूप से क्या करता है, यानी शांत पूर्ण रूप से क्या करता है, प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन का अधिकार, ये भी अनुच्छेद इसी का पार्ट माना गया। और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, अगर कोई बंधुआ मजदूरी करा रहा तब भी उसके अनुच्छेद 21 का क्या कर रहा, उल्लंघन, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के, यानी बंधुआ का मतलब हुआ कि केवल उसको नाम मात्र का लेबर, उससे काम तो बहुत करवाया जा रहा, लेकिन उसके एवज में उसे जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा, केवल खाना पीना यही हिसाब किताब उसको कर दिया जाता है। अगर ये किया जा रहा तो उसके अनुच्छेद 21 का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा है। तो ये सब हमने आपके सामने जो लिखे हैं, जो लिखे हैं ये सब क्या है, यानी 21 का पार्ट है, 21 का पार्ट है। जो लेटेस्ट जितने भी जजमेंट आए हैं वो हमने आपको सारे के सारे बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको भी ये समझ में आ गया होगा। अगला अगला इसी के आगे अब हम अगला शुरू करते हैं, अनुच्छेद 21A। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, अनुच्छेद 21A। हमने कहा उन्नी कृष्णन केस में पहले जो शिक्षा का अधिकार है, इसे जो शिक्षा का अधिकार है इसे 21 का पार्ट माना गया था, लेकिन 21A को 86 हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 86 हुआ संविधान संशोधन। ये कब किया गया, ये 2002। ये कब किया जाता है, ये 2002। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इसे मूल अधिकार में घोषित किया गया। 21 से इसमें शामिल किया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क विधि, कौन सी शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यहां शामिल किया गया। ये ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उसे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा, उल्लंघन। तो इसी के संदर्भ में आगे चलकर भारतीय संसद के द्वारा कब, तो 2009 में एक अधिनियम बनाया जाता है जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता, जो 2009 का है। इसी को राइट टू एजुकेशन एक्ट
और ये एक्ट कब से लागू हुआ? आया है 2009 में, लेकिन लागू कब से हुआ ये हम समझते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010 से ये क्या है? लागू है। 1 अप्रैल 2010 से लागू है। और एक ध्यान दीजिएगा, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो निजी हो या प्राइवेट, निजी या पब्लिक सराय सार्वजनिक, यानी निजी का मतलब प्राइवेट, निजी का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट। सार्वजनिक का मतलब पब्लिक। इन दोनों में कहा गया जो 27% रिजर्वेशन प्रदान किया गया ओबीसी को, वो लागू होगा। यानी टोटल सीटों का जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, उसमें ये प्रावधान शामिल किया गया है कि ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसको 27% का क्या है? रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो निजी संस्थान हो और चाहे वो प्राइवेट संस्थान। तो 27% रिजर्वेशन ये शिक्षण संस्थानों में सीटें रिजर्व होंगी। तो ये हमने आपको 21 एक ही क्या कहानी रही है वो चीजें बता दी। और ध्यान रखिएगा, अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। पहले ये अनुच्छेद 145 है, अनुच्छेद कौन सा है? 45, उसमें ये शामिल था, 45 में शामिल था, लेकिन 45 से इसको यानी डीपीएसपी का पार्ट में शामिल था, लेकिन इसको 86 संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें मौलिक अधिकार में भी इसको शामिल किया गया। और साथ में ही इसे जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य कि माता पिता अथवा अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को वह निःशुल्क प्राथमिक, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का क्या कहते हैं? अवसर प्रदान करें। तो ये भी 86 संविधान संशोधन से शामिल किया गया है। शायद ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला चलते हैं। अब इसी के बाद जो लास्ट वाला बचा वो कौन सा है? यानी अनुच्छेद 22, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में, 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध निरोध से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से क्या? संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो इसके कई पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी इसके भी कई पार्ट हैं 22 के। एक है अनुच्छेद 22 का क्लाज 1, एक है अनुच्छेद 22 का क्लाज 2, एक है अनुच्छेद 22 का क्लाज 3। अनुच्छेद 22 का क्लाज 1, अनुच्छेद 22 का क्लाज 2, अनुच्छेद 22 का क्लाज 3। सबसे पहले इसी को समझते हैं। यानी जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा
तो गिरफ्तारी के कारण को बताया जाएगा। वारंट, बगैर वारंट के आप क्या वारंट दिखाना होगा कि इस वजह से आपको गिरफ्तारी की जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा, अरेस्ट किया जा रहा, तो अरेस्ट ऐसे जब चाहो तब पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण, किस वजह से इसे गिरफ्तार किया जा रहा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। साथ में हमने दूसरा क्या कहा कि मनपसंद वकील से इसे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, यानी मनपसंद वकील से, मनपसंद वकील से, मनपसंद वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। वकील से परामर्श, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पहले उसे गिरफ्तारी का वारंट दिखाना होगा, यानी उसे बताना होगा। मान लो आप को ऐसे अचानक पुलिस आती है और सीधे आपको गिरफ्तार कर लेती, कुछ बताती नहीं है, लाकम में जा करके रख देती है, तो ऐसे में आपके अनुच्छेद 22 का पहला पार्ट का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ है। आप कहेंगे कि कैसे उल्लंघन हुआ? इसलिए उल्लंघन हुआ क्योंकि अनुच्छेद जो 22 है, 22(1) सीधे सीधे किया कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी का आपको रीजन बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और दूसरा, उस व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया उसको अपनी मनपसंद वकील से सहायता लेने का, परामर्श करने का, सुझाव लेने का भी उसे क्या किया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। तो ये 20(1) आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया, तो देखो 22(2) इसमें ऐड कर लो, तो 22 एक क्लाज वाला ऐड कर लो, तो आपके लॉजिक बता रहे हैं तुरंत कितना बन जाएगा? 24। तो इसको क्या कहा गया? 24 घंटे, 24। तो ऐसे आपको क्लाज भी सारे याद रहेंगे। तो हमने क्या कहा कि 22(2), तो 2 को ऐड करो 24, 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या करना होगा? पेश करना होगा। अब यहां प्रश्न आपके मन में फिर उठना चाहिए कि जो ये 24 घंटे आपने लिखा है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है दिल्ली में और यहां से अपराध करके भाग लेता है और भाग करके तमिलनाडु में वो छिपा हुआ है, अब तमिलनाडु में पुलिस जाती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो वहां से आने में भी समय लग जाएगा। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जो 24 घंटे ये है, यात्रा में लगने वाला समय इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। यहां लिख लीजिएगा, यात्रा में लगने वाला समय यानी नहीं शामिल किया जाएगा, लगने वाला समय नहीं शामिल किया जाएगा, नहीं शामिल। यात्रा में लगने वाला समय इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब यहां इसका मतलब आपको समझाई दिए कि दिल्ली में कोई अपराध किया, भाग गया तमिलनाडु के चेन्नई से, उसको गिरफ्तार किया गया। अब तमिलनाडु के चेन्नई से उसे लाया जाएगा तो यात्रा में ही समय लग गया। मान लो कि उसी को वहां से लाया गया, दिल्ली की जो कोर्ट है वहां दिल्ली पहुंच करके भी उसे क्या किया गया? दिल्ली में 2 दिन रहा गया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। अब इसका क्या हो जाएगा? यानी 22(2) का उल्लंघन हो जाएगा। तो 22(2) क्या कहता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा
अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस इसे पेश नहीं करती है तो उसके अनुच्छेद 22(2) का क्या हो रहा है, उल्लंघन। 22(2) का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा। इसमें हमने कहा यात्रा में लगने वाला समय काउंट नहीं किया जाता है, यात्रा में लगने वाला काउंट, यहां पर समय काउंट नहीं किया जाता है। अब इसी के बाद जो अनुच्छेद 22(3) है, याद रखिए जो 22(3) के दो पार्ट है, ए बी। ए बी का मतलब इसमें, इसके पिछली वाली क्लास हमने कहा था कि अन्य शत्रु देशी जो राज्य है जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा है, तो अन्य शत्रु देशी राज्य, अन्य शत्रु देशी राज्य, वहां के नागरिकों को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता। और इसी का अगला पार्ट है कि ये हो गया 22(2) का ए पार्ट, 22(2) का बी पार्ट। बी पार्ट में कहा गया कि जो निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति हैं उनको भी यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। जो 22(1) और 22(2) है, ये दो लोगों को नहीं प्राप्त होता। एक तो ऐसे व्यक्ति जिनके साथ दूसरे देश के हैं लेकिन उनके साथ भारत का युद्ध चल रहा, अन्य शत्रु देशी राज्य, और दूसरा हमने कहा जो निवारक नजरबंदी में रखे गए व्यक्ति हैं, वो अनुच्छेद 22(1) यानी उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा, और मनपसंद वकील से परामर्श और साथ में 24 घंटे का मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो ये अधिकार है उन्हें प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ये किसको प्राप्त होता, जो नॉर्मल भारत के नागरिक हैं उनको ये प्राप्त होता है या व्यक्ति को प्राप्त होता। तो 22(3) जो इसी का अनुच्छेद 22(3) है, 22(3) में हमने कहा इसका एक और पार्ट है अनुच्छेद 22(3) का ए, और अगला है अनुच्छेद 22(3) का बी। ये में हमने कहा ये किसका है, अन्य शत्रु देशी राज्य, देशी राज्य। अन्य शत्रु देशी राज्य का मतलब हुआ जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा है या युद्ध हो चुका है और भारत के संबंध नॉर्मल नहीं है। और ये जो 22(2)(3) बी है, यह निवारक नजरबंदी, निवारक निरोध में जो व्यक्ति रखे गए हैं उन पर भी लागू नहीं होता। इसी को निवारक निरोध को क्या कहा जाता, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से जाना जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप कहेंगे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हुआ जब भी किसी व्यक्ति को शंका या संदेह के आधार पर, जब भी किसी व्यक्ति को शंका या संदेह के आधार पर, जब भी किसी व्यक्ति को शंका या संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है कि वो भविष्य में ऐसी सूचना आपको मिली है, पुलिस को मिली है कि वह अपराध करने वाला है, तो जब भी किसी व्यक्ति को जो शंका या संदेह के आधार पे आपको शंका संदेह है कि फला व्यक्ति अपराध कर लेगा अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता उसी को डिटेंटी यानी क्या कहा जाता, निवारक नजरबंदी में रखा गया व्यक्ति कहा जाता है। इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से जाना जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से जाना जाता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो अनुच्छेद 22(1) व 22(2) के अंतर्गत जो आजादी मिली है, सॉरी जो अधिकार दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए वो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये आपके क्लियर हो चुका होगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को असीमित लंबे समय तक जितना मन चाहे उतना पुलिस इनको अपनी कस्टडी में क्या रख सकती है, नहीं,
इसका उद्देश्य प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ही है कि व्यक्ति कोई अपराध ना कर बैठे। भविष्य में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो अपराध किए जाने की प्लानिंग की गई है या की जा रही है उसको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो एक बार में अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो ये कितना 6 माह के लिए इसे रखा जाता है। 6 माह के लिए इसे क्या किया जाता है, निवारक नजरबंदी में इसे 6 माह के लिए रखा जाता है और फिर आगे भी लगता है कि 6 माह से आगे भी इसे रखा जाए तो 3 सदस्यीय एक बोर्ड बनेगा। सदस्य 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड बनता है। सलाहकारी बोर्ड बनता है और इस बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट का यानी एक न्यायाधीश भी शामिल होता है। इसका जो बोर्ड होता है इसका हेड कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। तो 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड जो है ये अगर आगे रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश करता है कि फला व्यक्ति को आगे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाना चाहिए, तभी कार्यकाल को 6 माह से आगे के लिए इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका था अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आपकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में फिर हम अनुच्छेद 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता जो 25 से 28 तक था उसकी चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। आज की क्लास में हमने आपके सामने क्या कहा, क्या डिस्कस किया, तो आज की क्लास में यानी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का यानी आज की क्लास का जो डिस्कशन हुआ ये हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और आज की क्लास में हमने आपको अनुच्छेद 19 जो पीछे भी डिस्कस हो चुका था क्योंकि 19 से ये शामिल होता है, और आज जो हमने मेन फोकस बनाया अनुच्छेद 20 को समझे, अनुच्छेद 21 को समझे, अनुच्छेद 22 को समझे और साथ में अनुच्छेद 21 कैपिटल ए, इन सबको बहुत डिटेल से डिस्कस किए। आपने बहुत ध्यान से सुना, क्लास में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।